हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए सुपर 100 सीरीज देखेंगे संस्कृत का। देखिए, जो संस्कृत का आज हम 100 क्वेश्चन लाए हुए हैं, इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन 100% पेपर में पूछे जाएंगे। इस सिर्फ 100 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन अगर सही हो जा रहा है तो इससे बेहतर सीरीज कोई नहीं हो सकती है। ठीक ना? तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा क्वेश्चन को, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। करा महेश और सूत्रों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने सूत्र में अच मतलब स्वर का वर्णन है। करा महेश्वर सूत्र की संख्या कुल कितनी है और कितने जो है सूत्र जो है वह क्या है, अच है, अर्थात स्वर का वर्णन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 14 और 4, 14 और 10, 12 और 4 और 10 और 5। तो देखिए इसमें कुल महेश्वर सूत्र की जो संख्या है वह 14 है और जो स्वर का वर्णन किया गया है इसमें 4 स्वर का वर्णन किया गया है। ठीक ना? तो प्रथम जो 4 सूत्र है वह स्वर है। ठीक ना? और बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या है, जो 10 बचे हुए हैं वो व्यंजन अर्थात हल है। ठीक ना? स्वर को हम अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं संस्कृत में। ठीक ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए भगवान शिव की डमरू से निकलने वाले 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा गया। ठीक ना? जिसमें प्रथम 4 सूत्र जो थे अ ई उड़, पढ़िए मेरे साथ, अ ई उड़, री ली क, री ली क, ए ओड़, ए औच, ये जो 4 है यह सूत्र जो है स्वर के है। ठीक ना? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वर हर स्वर कितने होते हैं। तो देखिए संस्कृत में जो है स्वरों की संख्या कितनी होती है, जो मूल स्वर होते हैं। वैसे स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो 13 होती है। ठीक ना? और उस तरह अगर यहाँ पर मूल स्वर पूछ रहा है हर स्वर तो कुल 5 होते हैं। ठीक ना? हिंदी में 4 होते हैं, संस्कृत में 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है और री होता है और एक लरी होता है। ये 5 मूल स्वर है संस्कृत में। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। लरी वर्ण का कौन सा रूप नहीं होता है। हर्ष होता है ना, हर्ष तो है ही है, प्लुत भी होता है, लेकिन दीर्घ नहीं होता। लरी का दीर्घ रूप नहीं बनता है। ठीक ना? ये ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, सूत्र है रिटूर सड़ाम डॉट डॉट रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द चुने। देखिए जो होता है रिटू सड़ाम मूर्धा। ठीक ना? तो मूर्धा से जो बोले जाते हैं उठ, यह सूत्र है मुंह से बोलने वाले अर्थात मूर्धा से बोलने वाले सूत्र जो है मूर्धन से, वह कौन कौन से है। री है, ठीक ना, ट वर्ग, ठीक, र है, मूर्धन्य स है। ठीक ना? इसका जो उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तो रिटूर सड़ाम मूर्धा बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है दंतोष्ठम उच्चारण स्थान किस ओर का है। अर्थात दंत, दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होता है उच्चारण करते समय। य बोल के देखिए आप लोग, य म व ह।
य म व ह। व बोलिए, व दोनों ओठ सट रहे हैं, तो ये हो जाएगा व जो है यह दंतोष्टम उच्चारण स्थान इसका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए तथा अय का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्टम, कंठतालु, दंतोष्टम और नासिका। तो देखिए ए, बोलिए ए अय। ए अय, अय जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है? कंठ से आ रहा है ना। ए अय तो कंठोस्थ हो जाए, कंठ तालु हो जाएगा, ठीक ना। ए अय बोलिए, देखिए कंठ और तालु का प्रयोग हो रहा है, तो ए और अय क्या हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। एड़ प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? एड़ प्रत्याहार में तो जो देखिए अंतस्थ जो होते हैं सभी एड़ प्रत्याहार के होते हैं। ऐसे याद कर लीजिए, यह है ना, तो य जो होता है अंतस्थ होता है, तो यहीं से याद कर लीजिए। यह है तो यह से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा य अंतस्थ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वर्ण, उसको हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ बोलते हैं कि स्पर्श या ऊष्म या संयुक्त स्वर। तो देखिए इसको हम बोलते हैं ऊष्म, ठीक ना। क्या बोलते हैं? ऊष्म। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऊष्म वर्ण कौन कौन होते हैं? स, स और ह। ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान जब उच्चारण किया जाता है तो मुख से कर्म वायु निकलती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, स्पर्श व्यंजनों कादयो मावसाना की कुल संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन, तो जो प्रत्येक वर्ग के जो 5 वर्ग है वही क्या है? स्पर्श व्यंजन है, ठीक ना। तो कुल कितनी हो जाएगी? 5 25। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क, च, ट, त, प वर्ग जो होते हैं, क वर्ग होता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक ना। इसका जो सूत्र है कादयो मावसाना स्पर्शा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। बाह्य प्रत्ययों की बाह्य प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 5, 11, 4, 7। तो देखिए जो बाह्य प्रत्यय होते हैं वह कुल 11 होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11 कौन कौन से होते हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत और त्वरित। एक बार और पर बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिए। विवार होता है विवार, संवार, नाद, श्वास, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत, स्वरित, ठीक ना। वाह प्रयत्न होते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 11, 2। तो देखिए कुल अभ्यांतर प्रयत्न जो होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के और अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार के, ठीक ना। तो 5 कौन कौन होते हैं? अस्पृष्ट, ईस्तपृष्ट, द्विवृत्त, विवृत और संवृत्त।
एक बार और देखिए, अस्पृष्ट, इस, तस्पृष्ट, इस, द्विवृत्त, विवृत और संवृत। ठीक ना। ये जो 5 होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं और 11 जो होते हैं बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, अयोगवाह वर्णों की संख्या संस्कृत में कितनी मानी गई है? 2, 3, 4, 5। तो देखिए कुल संस्कृत में जो है अयोगवाह जो है 4 होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक ना। संस्कृत में 4 होते हैं। ठीक ना। 4 अयोगवाह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। ठीक ना। और एक होता है जिह्वा मूली होता है और एक जिह्वा मूली का मतलब क और ख से पहले आधा विसर्ग जैसा चिन्ह होता है, वो क्या होता है? जिह्वा मूली होता है। और एक और होता है ना, 3 तो बता दिए, चौथा क्या होता है? उपध्मानीय होता है। एक होता है उपध्मानीय जो प और फ से पहले आधा विसर्ग आता है। ठीक ना। तो कुल 4 होते हैं संस्कृत में, ये ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा सल वर्ण क्या कहलाते हैं? तो देखिए जो सल वर्ण होते हैं दूसरा और चौथा। ठीक ना। इससे समझिए दूसरा और चौथा क्या होता है? अल्प प्राण होता है कि महाप्राण की, घोष की अघोष। तो जब 2 और 4 आते हैं, देखिए 1, 3, 5, ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक ना। और 2 और 4 जो होते हैं महाप्राण होते हैं। ठीक ना। 2 और 4 क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। और जो सल वर्ग में आते हैं स, स, ह, ये सब भी महाप्राण में आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र आदि रंतेन संहिता के अनुसार कुल कितने मुख्य प्रत्याहार बनते हैं? तो देखिए आदि रंतेन संहिता के अंतर्गत जो है कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है, कुछ स्थान पर इसमें 43 भी माना गया है, लेकिन यूपी टेट जो मानता है वह 42 मानता है। ठीक ना। ये ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धि संज्ञा करने वाले सूत्र कौन सा है? कह रहा है कि वृद्धि संज्ञा का जो सूत्र होता है कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है वृद्धि रेच्ची, बी है वृद्धि रादैच, सी है आद गुण और डी है अलोन्त्यात। तो देखिए इसका जो होगा वृद्धि रादैच, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या आता है? बड़ा आ है और औ की जो है यह संज्ञा क्या है? वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? मतलब गुण संज्ञा का जो सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आद गुण, बी है अधेड़ गुण, सी है इको गुण वृद्धि और डी है पर सन्निकर्ष। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा अधेड़ गुण। क्या हो जाएगा? अधेड़ गुण।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही है संस्कृत, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। प्रश्न नंबर 17 है पर सन्निकर्ष डॉट 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 रिक्त स्थान भरे। पर सन्निकर्ष में आगे क्या रहेगा? संयोग, संहिता, पदम, गुण। तो देखिए पर सन्निकर्ष संहिता, ये जो वर्ड होते हैं अत्यंत निकट और समीप को संहिता कहा जाता है, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है सुप्तिंडंत रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो देखिए सुप्ति ढंत में डॉट डॉट रिक्त स्थान पर जो आएगा वो आएगा पद्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पद्म, ठीक ना। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। घ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, देखिए तरप्त मपौ घ। तो यही ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। तिड़ह प्रत्याहार में कुल कितने प्रत्यय होते हैं? तिड़ह प्रत्याहार में कुल कितने प्रत्यय होते हैं? तो देखिए कुल इसमें 18 प्रत्यय होते हैं, ठीक ना। 9 जो होते हैं परस्मय पद, 9 क्या होते हैं? पर अस्मय पद होते हैं, और 9 जो होते हैं आत्म निपद होते हैं, ठीक ना। और जो शब्द होते हैं जुड़ने वाले जो होते हैं सूत्र प्रत्याहार से कुल 21 माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तिड़ा में कुल 18 प्रत्याहार होते हैं, ठीक ना। सॉरी, प्रत्याहार में कुल प्रयत्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इचु ऐसा नाम का उच्चारण स्थान क्या है? तो इचु ऐसा नाम तालु, क्या बोला जाता है? इचु ऐसा नाम तालु, ठीक ना। ई और च य स जो होते हैं तालु से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका अभ्यांतर प्रयत्न संवृत्त होता है? केवल हर्ष अ का प्रयोग काल में, बी है दीर्घ आ का, सी है सभी स्वर, और डी है व्यंजनों का। तो देखिए जो अभ्यांतर प्रयत्न संवृत्त होते हैं वह अ का होता है। केवल हर्ष जो होते हैं वह अ का प्रयोग काल में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, ओष्ठव, नासिका, दंता। ऊ और ओ, तो क्या हो जाएगा? ओष्ठव आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। ह वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? ह का क्या होता है बाह्य प्रयत्न? विवार, स्वार और घोष। ह, तो देखिए ह में क्या होता है कि बोलने पर क्या होता है? ह, बोल के देखिए ह, ठीक ना। और बी है, देखिए ह में क्या होता है ना, हस प्रत्याहार होता है, ठीक ना। तो जैसे 3, 5, 7 प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ग क्या होता है? और य र ल व ह, यह जो बाह्य प्रयत्न होते हैं जिसमें संवार, नाद और घोष होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संवार, नाद, घोष, ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। य म र न का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है? केवल नासिका,
वी है अपने वर्ग का स्थान प्लस नासिका केवल मुख केवल कंठ तारु। तो देखिए अपने वर्ग का स्थान प्लस नासिका माना जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, संधि से प्रश्न। देखिए सभी टॉपिक से हम प्रश्न करते हुए चलेंगे, जितनी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं अच्छे खासे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है तो चैनल को तब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसे यूपी टेट खत्म होगी, सुपर टेट की क्लास स्टार्ट करेंगे और सी टेट की, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए। देखिए प्रश्न नंबर 26 है, अक सवर्णे दीर्घ किस संधि का विधायक सूत्र है? अक सवर्णे दीर्घ, तो ये जो है दीर्घ संधि का होगा। दीर्घ है तो दीर्घ संधि, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अक प्रत्याहार में अ ई उ री ली के बाद जब समान स्वर आते हैं तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है, ठीक ना, उसे बोलते हैं दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, उपेंद्र का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम क्या है? उपधन इंद्र उपेंद्र हो जाएगा। तो उपधन इंद्र अर्थात ये गुण संधि है। गुण संधि का जो सूत्र होता है क्या होता है? ई उ के बाद असमान स्वर आए तो उसे गुण संधि कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ई को यड़ची सूत्र के अनुसार ई के स्थान पर यड़ कब होता है? बाद में व्यंजन होने पर, बी है बाद में कोई भी असमान स्वर होने पर, सी है बाद में विसर्ग होने पर, और डी है कभी नहीं। तो देखिए बाद में कोई भी असमान स्वर जब आता है तो वह क्या बना देता है? य बना लेता है, यड़, मतलब यरलवा में हो जाता है, ठीक ना। जैसे ई के बाद, ई छोटा ऊ हो चाहे री हो चाहे ली के बाद कोई भी भिन्न असमान स्वर आए तब यड़ संधि में यही होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए इति धन आदि इत्यादि हो जाएगा, ठीक ना। यह देखिए यहाँ पर वही बात आई है, ई है और अ आया है, तो यह क्या बन गया है? यह बन गया, ठीक ना। तो इसलिए इत्यादि, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह यड़ संधि है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 30, तथैव तथा एवं एव में कौन सी संधि है? गुण दीर्घ वृद्धि पूर्व रूप। तो देखिए ये वृद्धि संधि है। कौन सी है? ये वृद्धि संधि है जिसमें मात्राएं बढ़ जाती है ना, ऐसे याद कर लेना। ओ हो गया, ठीक ना। मान लीजिए औ का हो गया, ये ऐ का हो गया और ये औ का हो गया, ठीक ना। तो ये वृद्धि संधि इसमें होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पौधन अ पौधन अन पौधन वन पोधन अन वन। तो देखिए पवन में जो होता है पोधन अन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओ प्लस अ, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प प्लस अ क, तो मिलाकर के पावक जैसे होता है उसी प्रकार क्या हो जाएगा? पो धन अना मतलब पवन। यहाँ पर आयादी संधि का प्रयोग हो रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
हर्येव में कौन सी संधि है? पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव, जसत्व संधि। तो देखिए इसमें कौन सी है? जो प्लुत स्वर आया है ये वाला, ठीक ना, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह। तो इसलिए यह हो जाएगा हमारा पूर्व रूप संधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा और यह किस संधि का अपवाद है? तो देखिए ऑप्शन नंबर है प्र प्लस ए जते, ठीक ना, पर रूप संधि वृद्धि का अपवाद है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। हरि एतव या विष्णु इमव में कौन सी संधि विधान कार्य करती है? तो देखिए ये जो करेगी प्रकृति भाव संधि निषेध। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। स्तव सुचुना चुन किस संधि का सूत्र है? स्तव सुना चुना किस संधि का सूत्र है? तो यह देखिए चुत्व व्यंजन संधि का सूत्र है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। टीका का संधि विच्छेद क्या होगा? तद धन टीका, तत् धन टीका, तट धन टीका, तस धन टीका। तो देखिए इसका जो हो जाएगा संधि विच्छेद तत् धन टीका, तट टीका, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जगदीश का संधि विच्छेद क्या है और इनमें कौन सा सूत्र लगा है? जगत धन ईस झल्ला जसने सूत्र लगा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। मोनुस्वार सूत्र का कार्य क्या है? मकार का लोप करना, पदांत म को अनुस्वार में बदलना, ठीक ना। तो ये बात सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 39। वागिस में कौन सी संधि है? चरतव संधि, जसत्व संधि, अनुस्वार संधि, चुस्त संधि। तो देखिए इसमें है जसत्व संधि, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 40। मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मन धनरथ, यह विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। नमस्ते में कौन सा सूत्र विसर्ग को स में बदलता है? तो विसर्जनीयास स। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा, विसर्जनीयस स, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कवि प्लस अयम में अयम का संधि रूप क्या होगा? कवियम, कबीरयम, कवियो अयम, कवियरम। तो देखिए इसका जो हो जाएगा कवियम, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। बालक प्लस गच्छति का संधि पद क्या होगा? बालक गच्छन्ति, बालको गच्छति, बालक गच्छति, बालक गच्छति। तो देखिए इसका जो हो जाएगा बालको गच्छति। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे।
पुराणमते पुनर प्लस रमते में किस सूत्र में पुनः के अ को दीर्घ आ हुआ है? तो देखिए इसमें जो हुआ है ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। गड्ढा प्लस ओघ का संधि पद क्या हो बनेगा? गड्ढोग, गड्ढोग, गड्ढौद, गड्ढोध। तो जो बनेगा गड्ढोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे समास से। समास से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को आप लोग लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग एक लाइक और शेयर नहीं करते हैं, आपका लाइक मुझे मोटिवेशनल देता है, ठीक ना। तो ये भाग 3 में देखेंगे क्योंकि टॉपिक वाइज हम करा रहे हैं। समास की प्रक्रिया में पदों के बीच में किसका लोप हो जाता है? तो वर्णों का, विभक्तियों का, धातुओं का, अर्थ का। समास की जो प्रक्रिया होती है पदों के बीच में जो होता है विभक्तियों का लोप होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। प्रायेण पूर्व पद प्रधान कौन सा समास होता है? तो देखिए ये जो होता है अव्ययी भाव समास होता है, ठीक ना। पहला पद प्रधान हो, ठीक ना, और अव्यय या उपसर्ग हो तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? शक्ति प्रति, शक्ति अनतिक्रम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा शक्ति अनतिक्रम, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपकृष्णम का विग्रह क्या होगा और उप किस अर्थ में है? तो देखिए कृष्णस्य समीप, समीप्य अर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। प्रायेण उत्तर प्रधान कौन सा समास कहलाता है? तो जब उत्तर प्रधान आ जाएगा तो वह दूसरा पद प्रधान होगा तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अब। राजपुरुष किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो देखिए राजपुरुष है तो यह षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 देखेंगे। चौराता भयम का समस्त पद क्या बनेगा और यह कौन सा समास है? तो देखिए चौरा भयम पंचमी तत्पुरुष है। कौन सा है? चौरा भयम पंचमी तत्पुरुष है। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे। न ब्राह्मण बराबर अब्राहण में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो देखिए ये जो है नौ तत्पुरुष समास है। कौन सा है? नौ तत्पुरुष समास, ठीक ना, नौ तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन। विशेषण विशेष्य भाव अथवा उपमान उपमेय भाव होने पर कौन सा समास होता है? तो देखिए जो उपमेय उपमान का होगा वह कर्मधारा समास होगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 55 देखेंगे। कृष स्पर्श का समास विग्रह क्या होगा? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? कृष्ण स्पर्श। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्मधारा समास है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, 56 देखेंगे। संख्या पूर्वी रिक्त की पूर्ति कीजिए। तो जब संख्या आता है तो द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? संख्या जो होता है
वह द्विगु समास होता है जिसमें संख्यावाचक होता है। ठीक ना, पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, जैसे तिराहा, चौराहा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, पचगड़म में कौन सा समास है? तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा ये अव्ययी भाव समास होगा। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे, त्रिभुवनम का विग्रह क्या होगा? त्रयाड़ा भुवनाना समाहार। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे। देखिए 59 में है, प्राणे उभय पद प्रधान में कौन सा समास होता है? तो देखिए इसमें जो जब दोनों पद प्रधान होता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ठीक ना। यहाँ पर उभय पद प्रधान मतलब दोनों पद जब प्रधान है तो क्या होगा, द्वंद्व समास। ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 60 नंबर, पितरव का समास विग्रह क्या होगा और यह किस द्वंद्व का भेद है? माता च पिता च एक से द्वंद्व। तो ऑप्शन नंबर ए का ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, पाणिपादम में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें जो है समाहार द्वंद्व समास है। कौन सा? समाहार द्वंद्व समास है। प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, प्राएण अन्य पद प्रधान कौन सा समास होता है? तो देखिए कह रहा है कि जब दोनों पद अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी तीसरा पद की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पर जो होता है बहुब्रीहि समास होता है। तो कह रहा है अन्य पद प्रधान जो है उसमें बहुब्रीहि समास होगा, दोनों पद को छोड़ करके। ठीक ना। प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, पीताम्बर और पीताम्बरम में क्रमशः कौन सा समास है? तो दोनों में बहुब्रीहि है, दोनों में कर्मधारा है और एक बहुब्रीहि है, और एक कर्मधार है और एक कर्मधार और एक बहुब्रीहि। तो देखिए पीताम्बर में क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक ना। अर्थात कहने का मतलब है तीसरा अर्थ निकल रहा है। ठीक ना। श्री कृष्ण की बात हो रही है। ठीक ना। और पीताम्बरम में केवल पीला कपड़ा की बात हो रही है। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे, चक्रपाणी का सही समास विग्रह क्या होगा? चक्रपाणव यस यस्य स। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। बहुब्रीहि समास है ये, क्योंकि भगवान विष्णु की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, रूप भौद्यार में कौन सा समास है? रूप भौद्यार में कौन सा समास है? तो देखिए यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक ना। यह व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर है उसके बारे में बात हो रहा है, तो इसलिए यह बहुब्रीहि समास होगा। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे। अब जो हमारा है ये टॉपिक जो होगी कारक विभक्ति और प्रयत्न से। संस्कृत व्याकरण में कारकों की कुल प्रमाणिक संख्या कितनी है? तो देखिए संस्कृत में कुल है 6। ठीक ना। 6 मानी जाती है और हिंदी में 8 होती है। संबंध और संबोधन कारक इसमें नहीं माने जाते हैं। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे,
कर्मणि द्वितीया के अलावा किस सूत्र से अभित, परित, समया, निक्षा के योग में द्वितीया विभक्ति होती है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अभित, परित, समया, निकषा, हा, प्रति, योगे, स्वी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे। अगचित च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं आती है? तो देखिए इसमें कुल आती है 16। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब। एनाड़ विकार सूत्र किस विभक्ति का विधान करता है? तो यह जो है तृतीय विभक्ति का है, तो तृतीया हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। सह, साकम, सार्धम, समम शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो देखिए ऐसा सह, साकम, सार्धम, समम, तो यह तृतीया विभक्ति है। अगला क्वेश्चन। नमः स्वातित स्वाहा स्वधा अलंको स ऋगाच सूत्र में कौन सी विभक्ति लगती है? तो यह जो है चतुर्थ विभक्ति लगती है। ठीक ना। नमः मतलब नमस्कार, स्वातित मतलब कल्याण, स्वाहा मतलब अग्नि को आहुति देना। ठीक ना। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे। हरे रोचते भक्ति में हरे पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो देखिए जो चतुर्थी विभक्ति है रुच्य थारना प्रियमाण। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 72 हो गया। 73 देखेंगे। ध्रुवम पाये पादानम किस कारक का सूत्र है? करा ध्रुव पाये पादानम किस कारक का सूत्र है? तो यह जो है आपादान कारक का है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 74 देखेंगे। स व्याघात्र विभेति में व्याघात पद में पंचमी विभक्ति का कारण क्या है? तो देखिए जो है भित्रा उत्थाना भ हेतु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 देखेंगे। कविना कविसु कालिदास श्रेष्ठ में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? तो ये देखिए जो हुआ है यतस्य निर्धारणम। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यतस्य निर्धारणम। ठीक ना। थोड़ा सा संस्कृति आती है, बहुत इसकी जो लिखावट होती है थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो जिसकी वजह से पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उसको आप लोग निगलेक्ट करते हुए चलिएगा। क्योंकि मैं संस्कृत उतना पढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि ये 4 से 5 क्लास ला रहा हूँ ताकि आप लोग का 10-15 नंबर यहाँ से क्लियर रहे। ठीक ना। पूरा वीडियो अगर 4-5 क्लास देख लेंगे तो 15 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, और जहाँ 1 नंबर भी नहीं आया 15-16 नंबर आप ला सकते हैं 4-5 क्लास से। इससे बेहतर कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन। कोत्वा कुत्वा प्रयत्न का शेष क्या बचता है और यह किस प्रकार का प्रयत्न है? तो देखिए त्वा है कृत्य प्रयत्य है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो त्वा कृत्य प्रयत्य है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन। यदि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो तो कुत्वा के स्थान पर कौन सा प्रत्यय आदेश होता है? तो तब हो जाएगा लेप प्रयत्न। ठीक है। अगला क्वेश्चन। पठितुम में कौन सा प्रयत्न लगा है और इसका उपयोग या प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो ये जो होता है तुमुन के लिए अर्थ में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर
79 देखेंगे, गत और कृत्यवान में क्रमशः कौन सा प्रत्यय है? तो ये देखिए रक्त त और वतु, ठीक ना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, सौत सूत्र के द्वारा किन दो प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है? तो ये जो होती है सत्री और सानच, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, पठनी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ये जो हुआ है अनियर। अगला क्वेश्चन, लघुत्वम व कवित्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो देखिए इसमें जो प्रत्यय है तो अप्रत्यय है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अष्टध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है और इनमें कितने अध्याय है? तो पाणिनि ने है इसके रचयिता है और 8 अध्याय है, ठीक ना, इसीलिए अष्टध्यायी बोला गया है। प्रश्न नंबर 84, संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? तो ये देखिए भट्टोजी दीक्षित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, संस्कृत के बृहत्तरी 3 बड़े महाकाव्य के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है? तो देखिए जो 3 है उसमें यह कालिदास का जो है यह शामिल नहीं, रघुवंशम जो है यह शामिल नहीं है, और कृतार्जुनीयम जो है, शिशुपाल माघम, नैषधि चरित्रम, ये सब शामिल है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 87 है, उपमा कालिदास्य भारवे थ गौरम, इस पंक्ति के अनुसार पद लालिल्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? ये जो है दंडी, कौन है? दंडी। प्रश्न नंबर 88, उत्तरामचरितम नाटक के रचयिता कौन है? इसका प्रधान रस क्या है? तो देखिए भवभूति करुण रस है इसमें, ठीक ना, भवभूति रचयिता है और करुण रस है। प्रश्न नंबर 89 देखेंगे, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटकों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए कुल संख्या जो है इनकी 3 है, ठीक ना, इन्होंने 7 रचना की है जिसमें 3 नाटक है। अगला क्वेश्चन, कादम्बरी किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? तो देखिए कादम्बरी एक कथा है, ठीक है, कैसे कादम्बरी कैसे कथा याद करिए, गद्य काव्य की है, बाल भट्ट इसके रचयिता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे, भाषाई कौशल का सही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? शुभोपली सुनना, श्रवण वो माने बोलना, भाषण प माने पढ़ना, ली माने लिखना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 देखेंगे, निगमन विधि के अंतर्गत शिक्षण किस ओर अग्रसर होता है? तो निगमन में जो होता है नियम से उदाहरण की होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 देखेंगे, पद कविता शिक्षण के अन्वय करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये देखिए श्लोक के शब्दों को व्याकरण के अनुसार अर्थपूर्ण गद्य क्रम में व्यवस्थित करना है। प्रश्न नंबर 94 देखेंगे, संस्कृत शिक्षण में काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना किस शिक्षण का मुख्य सोपान है? तो ये देखिए गद्य शिक्षण का, ठीक ना। प्रश्न नंबर 95 देखेंगे, सस्वर वाचन बोलकर पढ़ना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के उच्चारण दोष को दूर करना तथा झिझक मिटाना है, इसका मूल कारण होता है। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की वह कौन सी प्राचीनतम विधि है जिसमें नियमों को रटने पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो निगमन विधि। किसमें? निगमन विधि में होता है, अर्थात सूत्र विधि, कंठस्थीकरण विधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97, निर्णयात्मक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के अधिगम सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के कारणों का पता लगाना, ठीक ना।
प्रश्न नंबर 98 देखेंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री का सबसे आधुनिक और प्रभावी उदाहरण कौन सा है? तो देखिए कंप्यूटर है, ठीक ना, कंप्यूटर और स्मार्ट टीवी। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। संस्कृत आयोग 1956-57 के अध्यक्ष कौन थे? तो सुनीति कुमार चटर्जी थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 100। नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है जिससे छात्र सक्रिय रहते हैं? तो देखिए जो है कक्षा विनिमय विधि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो सुपर 100 क्वेश्चन की जो सीरीज है, आप लोग 4-5 क्वेश्चन देख लेंगे, 4-5 सीरीज, तो आप लोगों का 10 से 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।